हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड की 10वीं की जो परीक्षा होने वाली है 2023 में, तो यहाँ पर ज्योग्राफी का जो है ना ऑब्जेक्टिव आपको एक सामने जो है नोट्स लाया हूँ। यहाँ दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है यह नोट्स। तो यह नोट्स जो है ना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, तो यह जो है वीडियो पार्ट 1 है। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर डालिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ है और ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहाँ से भी इस पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह जो ऑब्जेक्टिव नोट्स है ये एनसीईआरटी के बेस्ट पर है। एनसीईआरटी के सारे जो है ना जो एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी के बुक से ये ऑब्जेक्टिव निकाला गया है और जो प्रीवियस ईयर जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं ज्योग्राफी से, तो सारे ऑब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर डालिएगा और किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो चलिए बिना दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह कथन किनका है। तो यह जो कथन है दोस्तों, यह कथन जो है यहाँ पर जिम्मरमैन का है। जी हाँ दोस्तों, यह कथन किनका है, जिम्मरमैन का है। जी हाँ दोस्तों, यह कथन जो है जिम्मरमैन का है। सेकंड क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव और एकोजैव। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि स्वामित्व स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में रखा गया है। दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को 4 वर्गों में रखा गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में रखा गया है। तो विकास की स्थिति पर संसाधन को जो है 4 वर्गों में रखा गया है। और ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो आएगा उसमें सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं, किनका कथन है, महात्मा गांधी का। 7 नंबर क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। नर्मदा बचाओ अभियान जो है मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सारे जो है ना सब्जेक्ट के जो है नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। देखिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है शमशोर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में रियो डी जनेरो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1997 में न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। 12th नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। कहाँ, जोहान्सबर्ग में। 13 नंबर प्रश्न है कि +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है। तो +5 सम्मेलन जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि क्योटो सम्मेलन, जो क्योटो जो सम्मेलन है वो कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो क्योटो सम्मेलन जो है दिसंबर 1997 क्योटो में आयोजित किया गया था। और मैं बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए कि यह ऑब्जेक्टिव जो तैयार किया गया है नोट्स, बिहार का पहला जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, क्योंकि ऐसा जो नोट्स है ये आज तक कभी भी नहीं प्रोवाइड करवाया गया किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी टीचर के माध्यम से। तो नोट्स आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवा रहा हूँ, वो भी जो है ना पूरे डिस्कशन के साथ। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है कि किस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन कहा जाता है। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस पर जो सम्मेलन है वो क्योटो सम्मेलन को कहा जाता है। और अभी जस्ट चर्चा की है कि क्योटो सम्मेलन जो है दिसंबर 1997 में क्योटो में आयोजित किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। और मैं बता दूं जानकारी के लिए दोस्तों कि कोयला जो है कोयला का 4 ग्रुप होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यहाँ दोस्तों लिग्नाइट, पीट जो है कोयला का निम्नतम रूप होता है। सबसे बढ़िया रूप एंथ्रासाइट माना जाता है। और भारत में जो बिटुमिनस है यह कोयला जो है अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है। और जो पीट है कोयला का सबसे घटिया रूप है। आगे क्वेश्चन भी है, ऐसे में इंक्लूड कर दिए हैं इस नोट्स में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा।
17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ दोस्तों सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। 18 नंबर प्रश्न है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसे हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, तो वो 200 किलोमीटर। 19 नंबर प्रश्न है कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो भूमि नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय और नवीकरणीय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में भी प्रश्न ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, नवीकरणीय और नवीकरणीय का बार बार जो है इस चीज़ को रिपीट करते रहिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के कितने % भूमि भाग पर जो है ना मैदान का विस्तार है? तो 43%। और ये जो भी डाटा दिया गया है ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी का बुक है उससे लिया गया है। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत के कितने % भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? तो 30%। यहाँ दोस्तों 30% भाग पर जो है पर्वतीय क्षेत्र मौजूद है। 22वां नंबर प्रश्न है भारत के कितने % भाग पर पठार है? तो 27%। 23 नंबर प्रश्न है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर जो मृदा होता है, जिसे हम लोग मिट्टी कहते हैं, इसको कुल कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इसे जो है ना कुल 6 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जलोढ़ मृदा होती है दोस्तों, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा जिसे पीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है? तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जलोढ़ मृदा जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर में जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा लाई जाती है और यह जो है 2 प्रकार की होती है। ये एक होती है बांगर और एक होती है खादर। ठीक है, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, खादर नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा किन किन फसलों के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है? तो गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन आदि। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो दियारा भूमि कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी मानी जाती है? तो वो काली मिट्टी मानी जाती है। और अभी जस्ट चर्चा किए थे कि काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। 29वां नंबर दोस्तों प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है भारत में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है? तो काली मृदा जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर में पाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है कि रेगुर मृदा। जी हाँ दोस्तों, रेगुर मृदा को किस मृदा के नाम से जानते हैं? तो रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप वीवीआई कह सकते हैं। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सब वीवीआई के रूप में है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव यदि आप याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो जो भी सेट जब करवाएंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। 31वां नंबर प्रश्न है कि लाल मृदा का विस्तार भारत के कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में है? तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। 32वां नंबर प्रश्न है कि लैटराइट मृदा भारत के कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में पाए जाते हैं। 33वां नंबर प्रश्न है कि लैटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो लैटराइट जो मृदा होती है दोस्तों उसका कलर जो होता है लाल होता है। ठीक है, 34वां प्रश्न है कि काजू की खेती के लिए जो है कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो काजू की खेती के लिए लैटराइट मृदा जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। 35वां नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय जो मृदा है इसका रंग लाल या हल्का जो है भूरा होता है। 36 नंबर प्रश्न है कि भूमि उपयोग को कुल कितने कारक निर्धारित करते हैं? तो 2, एक भौतिक एक मानवीय। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो दोस्तों 38वां नंबर प्रश्न है, 38वां प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन होता है वो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एंड्रीन के नाम से जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ठीक है, सौर ऊर्जा का एक तरीके संयंत्र भी यहाँ पर जो है ना शुरू करने की योजना है। हरियाणा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक वहाँ पर सिंचाई है जिसके कारण से भूमि निम्नीकरण होती है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है कि उड़ीसा किस राज्य से भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है? तो वह है वनोन्मूलन से हुआ है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो अति पशुचारण है। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 43वां प्रश्न है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो वहाँ खनन है, ज़्यादा खुदाई होता है जिसके कारण से भूमि निम्नीकरण वहाँ पर देखने को मिलता है। सोपानी कृषि, जी हाँ दोस्तों, सोपानी कृषि कौन से राज्य में प्रचलित है? पंजाब दे दिया, पंजाब नहीं होगा दोस्तों, उत्तराखंड होगा। आप ऐसे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, उत्तराखंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड होगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पर थे, यहाँ पे ऊपर में थे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन ये सब सारे सोपानी कृषि पर थे। सोपानी कृषि कौन से राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड राज्य में है।
जल किस प्रकार का संसाधन है? जल नवीकरणीय संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, नीलाग्रह के नाम से किसे जानते हैं? नीलाग्रह के नाम से हम लोग पृथ्वी को जानते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व के कुल जल आयतन का कितना परसेंट जल महासागरों में पाया जाता है? तो महासागर में 96.5% पाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न है कि जल गोलार्ध को जो है और किस नाम से जानते हैं? तो जल गोलार्ध को दक्षिण गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और वहीं पर देखिए 49 नंबर प्रश्न है कि स्थल जो गोलार्ध होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्थल गोलार्ध को हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। भारत में विश्व के कुल कितने परसेंट आबादी निवास करती है? तो भारत में कुल जो है ना 16% जो है आबादी निवास करती है। सारे जो है एनसीईआरटी के फैक्ट्स दिए गए हैं, डाटा दिए गए हैं, ठीक है। और जो करंट के अपडेट है वो आप लोग देख लीजिएगा। देश के बांधों को किन्होंने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को जो है पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा गया था। 52 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कुल जो है कितना परसेंट जल की मात्रा होती है? तो वो होती है 65%, ठीक है, समथिंग में। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का संगठन है? तो यह है गैर सरकारी संगठन, इसे आप लोग एनजीओ कह सकते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत के कुल कितने परसेंट विद्युत का लगभग जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है? तो 22% इन 22%। जल मिशन किनका देन है? तो जल मिशन जो है एपीजे अब्दुल कलाम का देन है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग जानते हो कि मिसाइल मैन के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि एनजीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनजीओ का पूरा रूप जो नाम होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, जिसे हिंदी में कहते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना कौन से राज्य में है? तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में है। बिहार विधानसभा के पहले इंद्रपुरी जलाशय योजना, जी हाँ, जितना भी योजना है सारी योजना आपको देख लेना है। इंद्रपुरी जलाशय योजना को जो है और किस नाम से जानते हैं? तो कदबन जलाशय योजना के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, आर्सेनिक। 60 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना, जितना भी परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना है। हीराकुंड परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? नागार्जुन सागर है। नर्मदा घाटी परियोजना कौन से राज्य से संबंध रखती है? तो यह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है दाल का खेती होता है, सोयाबीन का खेती होता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा, भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है कहाँ पर होती है? मौसिनराम मेघालय में होती है। वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो यह जो है 10वां स्थान है। और आपको भी पता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है, जनसंख्या में दूसरा है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि एफ का फुल फॉर्म जो है कितना क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे फुल फॉर्म जो एनसीईआरटी के से लिए गए हैं। वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है पहला देश जो है रूस है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी रूस ही है। और चाइना जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण पॉपुलेशन के रूप से है। 67 नंबर प्रश्न है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को जो है वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे अधिक जो विस्तार है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तिलहन और दलहन का सबसे ज़्यादा खेती भी मध्य प्रदेश में ही होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्यों का सही आरोही क्रम है, तो पहला जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। 70 नंबर प्रश्न है कि भारत के कुल कितने परसेंट वन को आरक्षित वन घोषित किया गया है? तो 54% वन को आरक्षित वन घोषित किया गया है। भारत में आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार जो है कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और आप लोग टेलीग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं? डीके इंडिया वन करके जो है आपको सर्च मारना होगा और वो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालिए। देखिए, भारत में आरक्षित वन एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में 75% है। भारत में कुल कितने प्रकार के वनस्पति है? तो 47,000 से अधिक जो है ना वनस्पति भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? देहरादून में। IUCN, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि WWF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड। 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 85। और अभी का जो करंट का देखिएगा तो अभी लगभग 100 प्लस है, ठीक है। आप देख लीजिएगा। कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में। बेगूसराय आपको पता है कि बिहार में आता है। बेगूसराय गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। 78 नंबर प्रश्न है कि बाघ परियोजना, जी हाँ दोस्तों, बाघ परियोजना जिसे हम लोग टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। चिपको आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन हुआ था 1972 में, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था, उनके नेतृत्व में, ठीक है।
80 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड्स का कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। वेटलैंड्स का जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की जो धारा 21 है इसका जो संबंध है वन्य जीवों के तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। 83 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कब हुई थी? तो 1952 में, 1952 में हुई थी। और आपको भी पता है पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। पॉलिटिक्स का जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें सारे ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। 84 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। ठीक है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ है। और इसी में जो है आपको जो अगले पार्ट में जब वीडियो आएगा तो उसमें आपदा प्रबंधन का भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ज्योग्राफी के जो है लास्ट में आपदा प्रबंधन के चैप्टर दिए रहते हैं। बीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जेडएसआई का फुल फॉर्म होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है कहाँ पर है? तो पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ठीक है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध भारत से था। ठीक है, टैक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? टैक्सोल का जो उपयोग है कैंसर के उपचार में किया जाता है। 92 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला राज्य। वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश है भारत का सबसे बड़ा राज्य। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी नेशनल पार्क है, सारे नेशनल पार्क आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के लिए फेमस है? तो यह जो है बाघ के लिए। जी हाँ दोस्तों, टाइगर के लिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है। 96 नंबर प्रश्न है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 97 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण व प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वनों को जो है 3 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 98 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 प्रकार से अधिक खनिज पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है खनिजों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो खनिजों को कुल 2 भागों में बांटा गया है। एक धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। ठीक है, उद्योगों की जननी जो है किस खनिज को कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी जो है किसको कहा जाता है? लौह खनिज को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लौह खनिज को कहा जाता है। और लौह खनिज का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है कहाँ पर होता है? वो उड़ीसा में होता है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग जो है ना टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टोटल जो है दोस्तों इस पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टोटल जो क्वेश्चन है हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 100 क्वेश्चन जो है आपको याद हो गया होगा। और ऐसे पीडीएफ भी टेलीग्राम पर जो प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर चेक कीजिए। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट जो है ना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर डालिए। और चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए और वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।